तो वेलकम टू द क्लास और सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर सीरीज एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का, है ना। एंड 7 पेपर होता है, 3 पेपर हो चुका है, चौथा पेपर चल रहा है। चौथा पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट है, जिसकी लास्ट क्लास होगी। ओके, सो लॉ ऑफ टॉर्ट में एक दो अलग से एक्ट थे। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसकी क्लास हमने कल की थी। आज हम कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर यान दुर्घटना में पीड़ित के राइट्स क्या होते हैं। जिस व्यक्ति का मोटर से मतलब किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो उसके क्या अधिकार होंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। भारत में लगातार रेल सड़क दुर्घटना होती रहती है, वगैरह 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 वगैरह, कहानी जैसा है पूरा। ठीक है, इन दुर्घटनाओं में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 बनाया गया है। यह अधिनियम मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवारों को न्याय, सिक्योरिटी और मुआवजे की व्यवस्था करती है। ओके, पीड़ित कौन होगा। देखो, मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो वही तो पीड़ित था। लेकिन अगर वो मर गया तो अब पीड़ित कौन होगा। जो उसकी मृत्यु से प्रभावित हो, जैसे उसकी उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके माता पिता हो गए, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर था। ठीक है, और भी जो हो। ठीक है, पीड़ित के अधिकार क्या है। या वो खुद भी अगर वो बस ये एक्सीडेंट से, तो उसके भी कुछ अधिकार हैं। जैसे कि क्या अधिकार है। मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। देखो, अगर एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, तो अदर विक्टिम, या अगर उसका डेथ नहीं हुआ है तो कोई शारीरिक क्षति उसको स्वयं को हुई है, उसकी प्रॉपर्टी को, मान लो उस कार से था, उसकी कार को कोई नुकसान हो गया, या उसकी बाइक को कोई नुकसान हो गया इत्यादि, तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। सेक्शन 166, पीड़ित व्यक्ति या मृतक के आश्रित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT में मुआवजा याचिका दाखिल कर सकता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति या मृतक आश्रित, मृतक का आश्रित, तो मृतक का आश्रित भी क्या होगा, पीड़ित ही कहलाएगा। ठीक है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए क्या कर सकता है, याचिका केस कर सकता है। ठीक है, 166 में 163 कहता है नो फॉल्ट सिद्धांत के अनुसार आधार पर मुआवजा, यानी गलती सिद्धांत के ये बिना भी मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। चलो, नो फॉल्ट देनदारी का अधिकार, सेक्शन 140 में। देखो, इसको सिर्फ तुमको याद करना है, एग्जाम में लिख के चले जाना है। ठीक, ओके। हाँ, तुम्हारे नेट के पेपर में देखना पड़ेगा। अगर टॉर्ट में है तो इसके लिए हम अलग से ही पूरा बेयर एक्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तब वहां समझ में आएगा। फिर भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा तो ये आएगा, क्वेश्चन किस सेक्शन में राइट अंडर नो फॉल्ट लाइबिलिटी दिया है। ठीक है, नो फॉल्ट देनदारी का अधिकार किसमें दिया है, तो सेक्शन 140 में दिया है। इसमें यह सिद्धांत करने की आवश्यकता नहीं होती कि दुर्घटना में किसकी गलती थी। ठीक है, जिसकी डेथ हुई उसकी गलती है, चाहे ना हो। ठीक है, अगर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, नो फॉल्ट का इतना सा मतलब होता है। बस फर्क इतना बढ़ता है कि न्यूनतम न्यूनतम मुआवजा दिया जाता है। अगर मृत्यु हुई है तो 50,000 रुपए, और अगर स्थायी रूप से विकलांग हुआ है तो 25,000 रुपए। ठीक है, क्यों, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की हेल्थ का ख्याल रखें। मुआवजा दावा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। पीड़ित सीधे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT के समक्ष याचिका दाखिल कर सकता है। वकील या कानूनी प्रतिनिधि की सहायता भी ले सकता है। बहुत सिंपल है, आपने फॉर्म भर दिया, आप खाते में क्या जाएगा, राशि आ जाएगा। ठीक है, बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार, वाहन के बीमा कर्ता पर मुआवजा
भुगतान का उत्तरदायित्व होता है। यदि वाहन बीमित था तो बीमा कंपनी को तय मुआवजा देने के लिए बाध्य होती है। ये तो हमको पता ही है, अगर हम अपनी गाड़ी का बीमा कराया और हमारी गाड़ी को बीमा में नुकसान हुआ, ये हमने खुद के लिए एलआईसी कराई हुई है और हमको कोई नुकसान हुआ तो हमें क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा। कलर बहुत हल्का है ना, चलो दूसरा कलर कर लेते हैं। पतला मैंने जानबूझ के किया है कि साफ दिखता है। मोटा कलर से लिखो, बहुत गंदा सा दिखने लगता है, ठीक है। तो कलर और लाइनिंग पतला ही रखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रेड कर लेते हैं या कोई और देखते हैं कौन सा कर लें। येलो कर लें, येलो कर लेते हैं, चलो। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया, ये भी नहीं दिख रहा। पर्पल देख लें, बीटीएस वाले हो तो। चलो डार्क, ये रेड, हाँ ऑरेंज कर लेते हैं, ओके। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया क्या है? जहां अगर कोई प्रक्रिया किसी व्यक्ति के सामने गई, किसी न्यायालय के सामने गई, किसी अधिकरण के सामने गई, तो फास्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी से, ठीक है। किसी प्रक्रिया को, केस को जल्दी से जल्दी सुनना, ठीक है। फास्ट ट्रैक हियरिंग, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करना। तो अगर एमएससीटी के पास कोई केस आया जिसमें किसी पीड़ित को मुआवजा चाहिए, उसका मतलब या तो वो खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गया या वो किसी का आश्रित है, मान लो कि एक्स है, उसके माता पिता है और एक्सीडेंट में मर गया और वो इकलौता था जिस पर वो लोग आश्रित थे खाने पीने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने एमआईसीटी पे केस किया, सॉरी, अपना दाखिल किया मुआवजे के लिए याचिका। तो 90 दिन में उनको ये निपटारा करना होगा केस का कि कितना मुआवजा इनको देना चाहिए। 90 दिन के अंदर वो ऐसा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया जल्द से जल्द देंगे तभी तो इनका पालन पोषण हो सकेगा। मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल लपेटे रहे सिविल कोर्ट की तरह या दंड न्यायालयों की तरह, तो जो व्यक्ति भूखे ही नहीं मर जाएगा, है ना। इसलिए इन सब में लिमिटेशन लागू होता है, ठीक है, परिसीमा बनाई गई है। 90 दिन में निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि पीड़ित शीघ्र न्याय प्राप्त कर सके। अस्थायी मुआवजा का अधिकार, इंटरिम रिलीफ सेक्शन 140 एंड 149। पीड़ित को अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है जिससे वह तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सके। अब देखो, ये कह रहा है कि मान लो 90 दिन में केस को सुनने का कोशिश करना चाहिए, हो सकता है केस बढ़ भी जाए, बट जब तक केस चल रहा है तब तक क्या ये भूखे बैठेंगे? नहीं। तब तक इन्हें अलग से कुछ इंटरिम मतलब अलग से कुछ राहत दी जाए, अलग से कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि इनका खर्चा पानी चलता रहे, ठीक है। फिरौती मुआवजा, कंपनसेशन अंडर हिट एंड रन केसेस, सेक्शन 161। यदि दोषी वाहन की पहचान नहीं हो पाती है तो ऐसे केस को हिट एंड रन कहते हैं। देखो अक्सर क्या होता है, मान लो ट्रक वाले ने क्या किया, एक्सीडेंट किया, ओके, एक्सीडेंट किया, है ना, एक्सीडेंट करके भाग गया, ठीक है, ट्रक वाला भाग गया। रात का समय था, कोई कैमरा अगल बगल था नहीं, ट्रक वाला भी, अब तो मान ट्रक वाला मोबाइल चलाता, पहले मोबाइल नहीं चलाता था, मोस्टली अब भी जो है लोकेशन पता नहीं चलता कौन सा ट्रक वाला था, ठीक है। तो किसने एक्सीडेंट किया इसका पता नहीं चल पाता है। ऐसे केसेस को हिट हिट किया और भाग गया, रन कर गया, हिट एंड रन केस कहते हैं, ठीक है। तो अब कौन मुआवजा देगा? नॉर्मली जब पता चल जाता है किसने एक्सीडेंट किया है, मान लो पता चल गया किस ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया या किस कार वाले ने एक्सीडेंट किया है, तब वो मुआवजा देता है, ठीक है। और प्लस अगर कोई एलआईसी कंपनी, कोई बीमा कंपनी से हमने कोई एलआईसी कराई हो तो वो देगा। बट मान लो एलआईसी एलआईसी तो हमारे पास वो हो गया, विकल्प हो गया, बट जिसने हमारा एक्सीडेंट किया अगर हमें उसका पता नहीं चल रहा तो कौन देगा? तो सरकार देगी, ठीक है, गवर्नमेंट देगी, ओके। कितना देगी? अगर मृत्यु हो गई है तो 2 लाख और गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो 50,000 तक, ठीक है। अंतर क्या है? जहां पर एक बार हम जहाँ पे हमने देखा 50,000 मृत्यु होने पर, 25,000 ग्रीवियस हर्ट होने पर, जबकि यहाँ 2 लाख, 2 लाख मृत्यु होने पर और 50,000 ग्रेवियस हर्ट होने पर। देखो पहला अंतर ये है कि यहाँ पे सरकार दे रही है, ठीक है, ओके। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है कि
और यहाँ वाले केस में वो व्यक्ति दे रहा है जिसने एक्सीडेंट किया था, ठीक है, जो हमने देखा, प्लस जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी भी गलती थी, ठीक है, ओके। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी गलती नहीं है तो कीमत बढ़ सकती थी क्षति के अनुसार। चलो, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ये धाराएं तुम नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए रख सकते हो। 140 नो फॉल्ट लायबिलिटी, 149 बीमा कंपनी की, 161 हिट एंड रन, 163 संरचित फार्मूला और 166 दावा प्रस्तुत करने के लिए। ये तुमको रेलवे एग्जाम में नहीं लिखना अलग से, ओके। महत्वपूर्ण केस सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा गणना के लिए मानक दिशा निर्देश दिए। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार से मुआवजा निर्धारित करना चाहिए, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश सरला वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे, ठीक है। राजेश एंड अदर्स वर्सेस राजवीर सिंह केस में पीड़ितों को मुआवजे के साथ साथ गैर आर्थिक क्षति के लिए भी राशि मिलनी चाहिए, जैसे मानसिक पीड़ा, जीवन साथी की हानि इत्यादि। इस केस में कोर्ट ने कहा, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पीड़ित है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसको कोई शारीरिक क्षति नहीं आई, ओके। मान लो उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, तो कार की मुआवजा आप जो दे रहे हो कार का सुधार के लिए, वो आप क्या दे रहे हो, मुआवजा दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। बट जिसका एक्सीडेंट हुआ ना उसको कुछ मेंटल असर भी पड़ा होगा, तो उसके लिए भी आप मुआवजा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्सीडेंट होता और ये आदमी मर गया था, ठीक है, ओके, और इसकी वाइफ बचती, तो इसकी वाइफ को कार का मुआवजा देता, ओके, और इसका जो मतलब पालन पोषण करने वाला इसका पति था, उस हिसाब से भी मुआवजा मिलता। बट इसको एक मानसिक जो प्रताड़ना मिली है, मेंटल प्रेशर, इसका पति मर गया है, उसके लिए भी इसको क्या मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, ठीक है, ओके। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, इस केस में भी क्या किया था उन्होंने, मुआवजा को निर्धारित करने का तरीका बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। फिर आया कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन में मैंने बोला है कि जो ऊपर तुमने लिखा या जो तुम इस एक्ट से या क्वेश्चन के आंसर जो तुमने लिखे उसके क्या इंपॉर्टेंस तुम समझते हो, उसको शॉर्ट ऐसे के जैसे तुमको लिखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन भी मोटर व्हीकल एक्ट से है, और इसमें किया क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जिसका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसकी गलती थी या नहीं थी, बिना त्रुटि की क्या उसका दायित्व बनता, इसको किस सीमा तक एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। चल, तो ये तो इंट्रो हो गया। ये हमने ऊपर देखा ही था, आर्टिकल सॉरी सेक्शन 140 में लागू था और 163 में था, बिना त्रुटि का दायित्व। इसके अलावा 146 एंड 147 के माध्यम से तीसरे पक्ष यानी बीमा के लिए बीमाकर्ता का दायित्व सुनिश्चित किया गया है। चलो, बिना त्रुटि के दायित्व की अवधारणा, तो नॉर्मल जो जनरल रूल है वो ये है, सामान्यतः क्षतिपूर्ति तभी मिलती है जब वाहन चालक की लापरवाही सिद्ध होती है, लेकिन यह सिद्ध करना कठिन होता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है, ठीक है। एक्स का एक्सीडेंट कर दिया वाई में, अब अगर ये सिद्ध होगा कि वाई ने ही गलती की करके एक्स का एक्सीडेंट किया है, तभी वाई को क्या देना होगा, क्षतिपूर्ति, ठीक। अब भैया ये कैसे साबित होगा, हो सकता है कि सारा सबूत ही पैसे देके मिटा दे। मान लो इसको मुआवजा 50 लाख बन रहा हो तो अपना 10 लाख खर्चा करके सबूत ही मिटा देते, इसको साबित करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, कठिन हो जाता है। इसके लिए सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक रूल लाया गया, नो फॉल्ट लायबिलिटी, और कहा गया कि भले एक्स का एक्सीडेंट वाई कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि गलती किसकी थी, ठीक है, चाहे एक्स की गलती थी कि वाई की गलती थी, ये नहीं देखा जाएगा। अगर एक्स का एक्सीडेंट हुआ है और वाई ने किया है तो वाई को मुआवजा देना पड़ेगा। अगर दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो जिसको ज्यादा नुकसान हुआ होगा उसको सामने वाला मुआवजा देगा, ठीक।
धारा 140 बिना त्रुटि के दायित्व के अंतर्गत मुआवजा बताता है। विशेषताएं क्या है? मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर लागू होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांगता मोटर वाहन दुर्घटना में हो जाए, रोड एक्सीडेंट में हो जाए, दोष की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से किसी की भी दोष किसी भी की गलती देखना आवश्यक नहीं है। न्यूनतम मुआवजा कितना मिलेगा? मृत्यु होने पर, ठीक है, वहां पे हमने ध्यान नहीं दिया था, मुआवजा देखा था। न्यूनतम मुआवजा कितना होगा? कम से कम 50,000 देना होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ना। ये हमने सेकंड लाइन में देखा था। स्थायी विकलांगता पर 25,000। ओके। स्वतंत्र दायित्व क्या है? इसे अन्य मुआवजा दावों से अलग माना जाता है और यह किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई से पूर्व भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है ये? मान लो कि सरकार जो मुआवजा देगी प्लस बीमा कंपनी जो मुआवजा देगी, ठीक है, और कोई मुआवजा हो, वो सारे मुआवजों से हटकर ये मुआवजा होगा, ठीक है। अर्थात अगर आपको ये मुआवजा मिल रहा है तो बाकी अधिकार मुआवजा पाने के आपके समाप्त नहीं होते। 163 संरचित मुआवजा योजना, स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन स्कीम। उद्देश्य क्या है इसका? त्वरित और निश्चित मुआवजा देने हेतु एक वैकल्पिक योजना बनाना। विशेषताएं क्या है? त्रुटि सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। अगर किसी को एक्सीडेंट में नुकसान हुआ है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा क्या है? निर्धारित फार्मूला होता है, आय, उम्र और निर्भरता के अनुसार मुआवजा तय किया जाता है। अर्थात जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का, कि तो क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्सीडेंट हुआ और मर गया, ठीक है। नाउ उसके पीछे उसकी वाइफ है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके बूढ़े माता पिता हैं जो बीमार भी हैं। तो मुआवजा जब तय किया जाएगा तो सिर्फ भरण पोषण ही नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई इत्यादि का पैसा खर्चा दवाई इत्यादि जोड़ के उस हिसाब से तय किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मुआवजा तय करने में ध्यान रखी जाएगी। फाइनल रेमेडी, एक बार धारा 163 के अंतर्गत मुआवजा मिल जाने पर धारा 1666 लापरवाही आधारित दावा का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायिक दृष्टिकोण केसेस है, पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। केसेस नहीं, बस एक याद कर लेना कोई, ठीक है। ओके। यहाँ LIC वाला रूल लागू हो रहा है। हर मोटर वाहन के लिए वैध बीमा होना अनिवार्य है जो कम से कम तृतीय पक्ष को क्षति पहुंचने पर मुआवजा देने में सक्षम हो, ठीक है। सेक्शन 147 तृतीय पक्ष बीमा की आवश्यक शर्तें बताता है। दायरे में शामिल है अन्य व्यक्ति को चोट या मृत्यु होने पर, संपत्ति को क्षति होने पर, बीमाकर्ता का दायित्व और यान मालिक के, देखो इसमें कुछ है नहीं, तुम लोग इसको याद कर लेना बस, ठीक है। समझाना हो तो तुम डिप्रेशन में जाते, बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। क्या निष्कर्ष? देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा कम से कम, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से भी कम से कम एक क्वेश्चन आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अच्छे से पढ़ा है, मोटर व्हीकल एक्ट का पहला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ओके। टॉट अच्छे से तैयार कर लेना, हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर रिवीजन किया था पहली या दूसरी क्लास में, इसलिए यहाँ पे नहीं देखेंगे। अंतिम अवसर का सिद्धांत, ये भी हमने दिखा हुआ है, ये भी हमने देखा है, नेग्लिजेंस का पार्ट था। ये मानहानि का एक प्रकार है, ठीक है। ओके। देखो जब मानहानि को हम ऐसे बोले तो बातों से ऐसे जनाई पड़ रहा है कि मानहानि नहीं कर रहा, बट उसका क्या है? उद्देश्य मानहानि ही है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के बारे में सी से कहता है, हाँ पता है बहुत बड़े के 30 मार्क हैं, बड़े अच्छे इंसान है वो,
कहाँ भैया, वो तो बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते चोरी वगैरह। शब्द में तो इनके बहुत अच्छी बात बात है ना। बट घुमा के क्या बोल रहे हैं अभी के बारे में, क्या कोशिश कर रहे हैं, मानहानि क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि कर रहे हैं। तो मानहानि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वक्रोक्ति भी मानहानि का एक प्रकार है। अत्याचार हमने पढ़ा था, ट्रेसपास। देखो, मैंने पहले बोला, जब पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस पढ़ोगे तो वहाँ पे सब चीज़ें, हर चीज़ एक जगह पे मिलती हैं, ठीक है। हमने लैंड ट्रेसपास पढ़ा, तो मैंने उसमें बताया कि किसी को मान लो अपने यहाँ बर्थडे पार्टी में बुलाए और फिर वो बदमाशी करने लगे। पहले तो अपने घर में हमने उसको प्रवेश करने दिया, फिर हमने बोला जाओ निकल जाओ हमारे घर से, लेकिन वो माना नहीं। या सिक्स कारपेंटर वाला देखो, ठीक है। क्या था, सिक्स कारपेंटर बढ़े ही थे, शराब पीने गए, शराब की दुकान पे। बट बाद में पेमेंट करने को मना कर दिए। जब पेमेंट करने को मना कर दिए, जाहिर सी बात है उनको क्या करना था, वो जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना। बट उन्होंने खाली करने को मना कर दिया। जब वहां गए तो लीगली थे, बट अब वहां उनको वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से उनको भगाया जा रहा है। फिर भी वहां रुक रहे हैं, तो वो क्या है, प्रारंभता अतिचार है, ठीक है। तो प्रारंभता अतिचार क्या है, जब उनको देखो बाद में हटा दिया जा रहा है कि नहीं, अब आप यहाँ पर नहीं रुको, और फिर भी वो वहां रुक रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो प्रारंभ से जब आए थे तभी विधि विरुद्ध आए थे, भले ही वो प्रारंभता विधि विरुद्ध नहीं आए थे। पशु अत्याचार, किसी की प्रॉपर्टी भी जानवर के द्वारा कब्जा करना, ठीक है। जानवर छोड़ दो वगैरह, क्षति पहुंचाने के लिए। क्या भाई, क्या भावी विनियोजक उपभोक्ता है, ये नहीं आएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये पढ़ लेना, आएगा नहीं। डिफेक्ट्स इन गुड्स, जब माल में कोई त्रुटि हो, ठीक है। बहुत अंदर नहीं जाना, अब परिवार सिर्फ इसी का, तो यहाँ नहीं आएगा, ओके। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है बट आएगा नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही। टॉर्ड तुम्हारा पूरा हो गया, ड्राफ्ट टॉर्ड पेपर। कल से हम लोग करेंगे फाइव पेपर, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और इनका ये तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, लाइक भी कर लेना।